नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। विषय बहुत बहुत गंभीर है। भारत के सपूत, भारत के पुत्र, भारत की हिंदू संस्कृति और कल्चर से जन्मे व्यक्ति जो कि संप्रदाय परिवर्तन कर लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि भारत मां मेरी मां नहीं है, जो कहने लगते हैं कि ये भूमि मेरी देवभूमि नहीं है, जिनको ये स्वीकार नहीं है कि वो हिंदू पूर्वजों से ही उत्पन्न संतानें हैं, उनके बीच से जब एक आध प्रकरण आता है तो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति कि वाकई में इसके पीछे, इस प्रकार की सोच के पीछे का कारण क्या है। ऐसा क्यों सोच भी पाता है व्यक्ति, ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों वो करता है? क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का है। दिमाग में जो सिद्धांत स्थापित हो जाएंगे वो सिद्धांत ही व्यक्ति को रावण या राम बनाते हैं। दिमाग में जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर स्वीकार कर लेगा, वही उसको देवता और दानव बनाते हैं, वही उसको देवता और राक्षस बनाते हैं। देव दानव युद्ध कुछ था नहीं। देव दानव युद्ध केवल सभ्यता बनाम असभ्यता का युद्ध है, केवल सभ्यता बनाम राक्षसी स्वभाव का युद्ध है। हो सकता है एक ही समाज में दोनों व्यक्ति रहते हों, लेकिन एक राक्षसी स्वभाव का होता है और एक दैवत्व को धारण करता है। इतना ही फर्क है इस धर्म युद्ध में, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब कुछ जन्म लेते ही जो सीखना शुरू करता है वहां से आता है। एक 39 वर्ष का बेटा, 39 वर्ष का, यानी कि मेच्योरिटी की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे यहां 30 वर्ष और 32 वर्ष की आयु में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने अवतार का रूप ले लिया था और ज्ञान की परंपरा में विश्व के ऊपर प्रभावी हो गए थे। हम ये मानकर चलते हैं कि 30-32 साल की उम्र 40 साल की मैक्सिमम उम्र वो रहती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है और वो इस जगत, इहलोक और परलोक दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार होता है और उस लोक की यात्रा के लिए वो ताने बाने बुनना शुरू कर देता है। लेकिन 39 साल का एक बेटा अपनी मां का रेप करे, वो भी पनिशमेंट के रूप में, और पनिशमेंट ही नहीं, जब उसकी मां सऊदी अरबिया पिलग्रिमेज से आ रही हो, यानी कि वो मक्का मदीने की यात्रा करने के लिए मां, पिता और बहन गए हों और वहां से अचानक फोन करके बुलाए और कहे अपने पिता को कि मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया है, बहुत जल्दी घर पे आओ। पिता को बताए कि इस औरत को डिवोर्स दे दीजिए जो मेरी मां है, जिसने मुझे जन्म दिया है। बताए कि मेरे जन्म के बाद और मेरी बहन के जन्म के बीच में जब तुम यात्रा करने जाते थे व्यवसाय के लिए, तब किसी और व्यक्ति से इसके संबंध हैं और ये आज उसको पता लगा है जब वो पिलग्रिमेज के लिए गए हैं, आप सभी वहां यात्रा करने के लिए गए हैं, तो उसने इस बात को खोज कर ली है। उसको ये पता लग गया है कि ये वाकई में मेरी मां चरित्र की कैसी है। ये वो एक्सप्लेन करता है अपने पिता को। पिता भी किस प्रकार का व्यक्ति है, इतना सुनते ही पिता अपने बच्चों को लेकर सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल करके घर आता है। कहां, कोई ऐसा नहीं है कोई रूरल एरिया में रहता हो, दिल्ली के हौज खास एरिया में, हौज खास पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास कंप्लेंट करने आई मां। मां की आयु 65 वर्ष, बेटे की आयु 39 वर्ष, पिता की आयु 70 वर्ष। एक बहन अभी अविवाहित है, यह भी अविवाहित है। एक बहन का विवाह हो गया। जब उसने पिता को कहा और घर में बहुत इंसल्ट करी सबके सामने, उसके बाद भी ना पिता जवाब देता है ना बहनें कुछ बोलती हैं, भाई इतना ज्यादा प्रिवेल करता है। फिर वो कहता है कि मैं प्राइवेटली बात करना चाहता हूं इनसे। जब वो कमरे में प्राइवेटली बात करने के लिए ले गया, सारे बाहर सुन रहे होंगे, मां चिल्ला रही थी, बेटा रेप कर रहा था और ये कह रहा था कि मैं इंसाफ करूंगा। इंसाफ ये है कि तुमने मेरे पिता के साथ धोखा दिया है, तुम चरित्रहीन हो और इसकी सजा मैं दे रहा हूं। बुर्का उतार कर फेंक दे जिस बुर्के के लिए दुनिया में जद्दोजहद चल रही है।
ये बुर्का दुनिया को दिखाने के लिए है। बेटा कहता है बुर्का उतार के फेंक दे, कपड़े फेंक दे। नहीं फेंकेगी तो उसने मारा। मारने के बाद रेप किया। पूरा घर बाहर खड़ा था। उसी उसी घर में पिता भी सुन रहा है, लेकिन बीच में नहीं आया। मां ने स्टोरी बताई। वो अपनी बड़ी बेटी के यहां गई। बड़ी बेटी के यहां रात भर उसने गुजारा। शर्म के मारे क्या करती है चोट, उसने अपनी बड़ी बेटी को भी निश्चित रूप से बताया होगा, लेकिन वहां से भी उसको कोई राहत नहीं मिली। वो फिर घर वापस आई। घर वापस में जहां वो अकेली लेटी थी, वहां लड़का रात में तीसरे दिन फिर आया और फिर उसने उसका रेप किया। मल्टीपल टाइम रेप किया, और सिर्फ ये कहते हुए रेप किया कि तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूं। मैं इंसाफ कर रहा हूं। मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। मां चीखती रही, चिल्लाती रही। फिर उसने अपनी बेटी, उसकी छोटी बेटी को तरस आया। उसने कहा, मां, तुम बाकियों को किसी को बताती क्यों नहीं? किसी को तो बताओ जाके कि भाई क्या कर रहा है। एक बार उस दिन हुआ, पनिश किया। उसने कहा कि वो पनिश कर रहा है। उस दिन पनिश किया, समझ आता है। ये तो बारंबार पनिश करने की बात कर रहा है। ये तो रोज का सिलसिला हो जाएगा। ये तो जिंदगी दूभर कर देगा। साथ में उसने कहा कि अगर किसी और को बताया तो मैं घर में किसकी किसकी स्थिति खराब करूंगा। मैं नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन उसने कहा। आप सोचिए कि सऊदी अरबिया पिलग्रिमेज के लिए गई थी। उस समय मोहम्मद फिरोज को यह लगा कि मां चरित्र की खराब है। मोहम्मद फिरोज ने उसका रेप करने के बाद बारंबार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लगती है कि पिता कहां था? बड़ी बहन क्यों नहीं बोली? परिवार के बाकी लोग क्यों नहीं बोले? पिता को अपनी पत्नी की चिंता नहीं हुई? पिता अलग क्यों लेटा था? पिता मां के साथ क्यों नहीं लेटा था जहां पर आकर उसने दोबारा रेप किया? उस दिन जिसने उसने कहा कि मैं प्राइवेटली बात करना चाहता हूं अपने कमरे में, उस दिन घर वाले कहां थे? अगर घर खाली था, मां अकेली थी, तो प्राइवेटली बात कैसी? और प्राइवेटली कह रही, एफआईआर में उसने लिखा कि उसने कहा कि प्राइवेटली मैं बात करना चाहता हूं, और एक कमरे में ले गया और वहां उसने पहले मेरे बुर्का उतारा, मेरे कपड़े उतारे, फिर मुझे मारा, फिर मारने के बाद मेरा रेप किया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, और उससे कहती रही कि शर्म कर, मैं तेरी मां हूं। लेकिन लड़का नहीं माना। मोहम्मद फिरोज को कोई वो नहीं हुआ। मोहम्मद फिरोज उसका रेप करता रहा। फाइनली जब बेटी ने कहा, छोटी ने, कि ये तो गलत हो जाएगा, तब वो थाने गई। थाना हौज खास में जाकर उसने एफआईआर दर्ज करवाई अपने अपने बेटे के खिलाफ कि उसने मेरा रेप किया है। एक बार पनिशमेंट, फिर दोबारा 3 दिन बाद फिर किया। जब मैं बड़ी बेटी के घर से लौट कर आई, मैं शर्म के मारे बड़ी बेटी के घर चली गई थी, वहां से लौट कर आई, और जिस दिन लौट कर आई 14 अगस्त के दिन फिर उसने, 14 अगस्त की रात को फिर उसने रेप किया, जबरदस्ती किया। लड़के की गिरफ्तारी हालांकि हो गई है, लेकिन लड़का ये कहता है कि तुमने पिता के साथ नाइंसाफी की है, इसकी सजा मैं दे रहा हूं। आप सोच कर देखिए कि क्या ऐसा सोचना भी उचित है? हिंदू समाज तो एक ऐसा समाज है जिसके अंदर रिश्ते दूर से बना लिए जाते हैं। दूर से मतलब है रिश्तों का, कि रिश्ते, रिश्तों से भी रिश्ते निकलते हैं। एक आयु की कोई महिला मिल जाए तो उसको स्वतः वो अपनी मां कहता है, उसको संबोधित करता है माता जी। बहन की आयु की हो, उसको संबोधित करता है बहन जी। दूर दूर का अगर कोई नाता मिल जाए तो उसको भी वो अपनी बहन या मां कहता है। हालांकि मुस्लिम समाज में एक डिवोर्स होता है, जिहार। डिवोर्स का एक तलाक तलाक है, जिहार। आपको पता है तलाक जिहार क्या होता है? तलाक जिहार का मतलब होता है कि अगर अपनी पत्नी के किसी गुण को अपनी मां या बहन से मिला दिया, तो फिर वो जो लड़की है, उसकी पत्नी है, उसको अधिकार है कि वो डिवोर्स ले ले, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री है। इतना पाक रिश्ता है। इतने पाक रिश्ते के अंदर अगर तुम पत्नी में वो पाक रिश्ता देखने लगे तो पत्नी भी हराम हो जाती है।
कहने का मतलब यह है कि उसने अगर कह दिया कि तुम मेरी मां की तरह खाना बनाती हो, तो अब वो तुम्हारी मां हो गई। तुम मेरी बहन की तरह सुंदर हो, वो अब तुम्हारी बहन हो गई। और प्रोहिबिटेड डिग्री की पत्नी हो गई। तुमने कंपेयर कर दिया पत्नी को कि वो पत्नी प्रोहिबिटेड डिग्री में है, तो भी वो उसके लिए अब हराम है, वो पत्नी भी हराम हो जाती। यहां तक की कल्पनाएं की गई हैं तलाक जिहाद में। हालांकि इसके मिसयूज ये हो रहे हैं, हुए कि बेटे ने तलाक कह दिया तो ये हुआ कि अब उसका निकाह उसको हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला पिता कर सकता है। पिता ने अगर रेप कर दिया पत्नी का तो वो मां समान हो गई। इसका ये मिस इंटरप्रिटेशन। सही इंटरप्रिटेशन क्या है तलाक जिहार कि अगर मां से कंपेयर करेगा तो फिर वो हराम हो जाएगी, डिवोर्स लेने का अधिकार है उसको, वो हराम हो जाती है। और इधर पिता अगर रेप कर दे, अब इसका इसका मिसयूज देखिए, पिता अगर रेप कर दे पत्नी का तो वो उसकी मां हो जाती है। कहते तुमने पिता की पत्नी का स्थान ले लिया है, इसलिए अब तुम प्रोहिबिटेड डिग्री में आती हो, मैं तुमसे अब विवाह कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदुओं की वो संतानें, हिंदुस्तान की वो संतानें जिन्होंने मजहब बदल लिया, जिन्होंने अपना मजहब बदलकर भारत माता को भूल गए, जो कहीं सऊदिया में स्थान देखने लगे, वहां भी नहीं छोड़ा। ये तो सऊदिया गई थी हज करने के लिए या यात्रा करने के लिए या वहां उम्रा करने गई होगी। कुल मिलाकर पिलग्रिमेज पर गई थी, तीर्थ यात्रा करने गई थी। तीर्थ यात्रा से लौटकर उसका ये स्वागत बेटे ने किया। मुस्लिम समाज इस पर ना तो फतवा बोल रहा है, ना ही किसी ने मौलवी ने मीटिंग करी, ना ही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट आया, ना ही किसी प्रकार के मौलवी मौलाना या किसी और का स्टेटमेंट आया। कोई आलिम नहीं बोलने को तैयार है, यहां तक कि उसका अपना पति बोलने को तैयार नहीं है, बेटे का बाप बोलने को तैयार नहीं, उसकी उसकी बड़ी बेटी बोलने को तैयार नहीं है। आप सोच कर देखिए, महिला का मेडिकल हुआ, प्रूफ होता है और लड़के की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ चल रही है। हौज खास दिल्ली का यह मामला है। कैसा समाज बन रहा है, मोहम्मद फिरोज जैसे लोग देश में कैसे पनप रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे सोच रखते हैं, ये भी सोचने की बात है। कभी 32 टुकड़े मिलते हैं तो कभी 36 टुकड़े मिलते हैं। कभी जहां वो लेटा है वहीं दफन करके उसके ऊपर बिस्तर बनाता है। ये पार्टिकुलर एक मजहबी लोगों में ही ये प्रकरण क्यों ज्यादा आते हैं? मैं नहीं कहता कि बाकियों में नहीं आते हों, लेकिन मजहबी जिनकी आबादी 15%, उसके केस 100%, 80% आते हों ऐसे। ये परवरिश का नतीजा है, ये सिद्धांतों का नतीजा है। ये जो बचपन से उसने हलाला करना सीखा, उसका उसको समझ में आया हलाला, उसका नतीजा है। ये जो बचपन से उसने कुर्बानी के नाम से निर्दोष जानवरों को मारना सीखा, जिसने काफिरों के नाम से मानवता को मरना सीखा, जिसने ये सीखा हो कि मैं यहाँ शासन करने आया हूँ, मेरा शासन ही सर्वोपरि है, वो अपनी माँ के लिए नहीं सोचता, अपनी बहन के लिए नहीं सोचता, अपने रिश्तों के लिए नहीं सोचता। कैसा समाज बना कर रखा। वो ट्रिपल तलाक इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उसको अवसर मिलेगा, भले ही उसकी माँ को कोई छोड़ दे, उसकी बहन को कोई छोड़ दे, उसकी बेटी को कोई छोड़ दे। आप सोच कर देखिए कितना भयावह दृश्य है ये। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।